NCERT की बुक से हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। स्टॉप। फरी कलिडपोड का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। स्टॉप। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। स्टॉप। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। स्टॉप। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। स्टॉप। वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। स्टॉप। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। स्टॉप। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। स्टॉप। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। स्टॉप। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। स्टॉप। वह आपके लिए उसे पका देगी। स्टॉप। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बिना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। स्टॉप। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। स्टॉप। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। स्टॉप। पेरा। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। स्टॉप। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। स्टॉप। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। स्टॉप। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। स्टॉप। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। स्टॉप। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। पेरा। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। स्टॉप। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। स्टॉप। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। स्टॉप। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। स्टॉप।
डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। स्टॉप। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। स्टॉप। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। स्टॉप। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। स्टॉप। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। स्टॉप। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। स्टॉप। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। स्टॉप। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। स्टॉप। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे पैरा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। स्टॉप। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। स्टॉप। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। स्टॉप। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालयों के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। स्टॉप। बीठे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। स्टॉप। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। स्टॉप। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्तंभ था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। स्टॉप। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। स्टॉप। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। स्टॉप। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। स्टॉप। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। स्टॉप। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की व कश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। स्टॉप। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। स्टॉप। जब मैं जोर देने लगता, तो वह और सुस्त पड़ जाता। स्टॉप। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। स्टॉप। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। स्टॉप। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। स्टॉप। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। स्टॉप। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। स्टॉप। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार
चाय को गर्म किया। स्टॉप। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। स्टॉप। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। स्टॉप। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। स्टॉप। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। स्टॉप।